की शुरुआत करें तो कहते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ, क्योंकि मित्रों हमने देखा कि जो प्रस्तुत हमारा गद्य है वह लेखक का खुद का अनुभव है। लेखक खुद के अनुभव के बारे में हमसे यहाँ बात करने वाले हैं, यात्रा की। इसलिए यहाँ पे जहाँ कहीं भी उत्तम पुरुष यानी कि मैं वगैरह, मैंने सर्वनाम आते हैं आदि, तो समझना है कि लेखक खुद की बात कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं लेखक कि मैं बहुत यात्रा भीरू, कि ये लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि वो यात्रा के भीरू यानी कि यात्रा से डरते हैं। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। डर क्यों रहता है लेखक को निकलते समय? ये भी यात्रा यानी कि कोई अनजान जगह पे जाना है और जाएंगे तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, यानी कि सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है तब जब अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से, कि भाई कहीं भी अनजान जगह पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा असहजता लेखक को कब अनुभव होती है? जब ऑटो वाले उनसे अंट शंट किराया यानी कि जिसका कोई एक कहते हैं ना मर्यादा ही ना हो, ऐसे जैसे तैसे किराया मांगने लगते हैं। कोई ऐसा फिक्स रेट नहीं होता है, जो मन में आया कह दिया, मुंह बोली कीमत लगाते हैं। तो नए नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। तो लेखक को एक डर है खासकर ऑटो वालों से, क्योंकि वो मुंह मांगा किराया मांगते हैं अनजान लोगों को देखकर। तो इस बार लेखक की कौन सी यात्रा पे जाना पड़ा उसकी बात करें तो इस बार वह कोई यात्रा यानी कि एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ जाता है लेखक को। और ग्वालियर उनके साथ उनकी पत्नी भी होती है, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई रहती है कि भाई चलो वो साथ में है। तो एक भले ही लेखक अपने आप जा ही सकते, वो डरते नहीं है, लेकिन एक उनको आश्वस्तना रहती है कि नहीं भाई चलो साथ में कोई है। और जैसे ही स्टेशन पर उतरते हैं ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते हैं ना, जैसे ही रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से उतरते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ऑटो वाले चलो कहाँ जाना है, चलो कहाँ जाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले लोग कैसे हैं, रेगुलर नहीं है यानी कि यात्रीगण है, तो उनसे हम ज्यादा पैसा ले सकते हैं, और वैसे ही वो पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यह जो जोड़ा है वह चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया और कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे। उसकी आवाज आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? यानी कि बाकी सारे ऑटो वालों से यह नवयुवक ऑटो वाला थोड़ा कहते हैं कि अलग आ जाता था। वो पीछे नहीं पड़ गया था कि भाई चलो कहाँ जाना है, कहाँ जाए। वो क्या बोला कि भाई बाबूजी आपको कहीं तो जाना ही है, क्योंकि आप यहाँ आए हो तो कहीं जाने के लिए आए हो, और जाओगे तो ऑटो रिक्शा भी करने ही वाले हो, तो फिर मेरी ही ऑटो रिक्शा क्यों नहीं कर लेते? इस प्रकार। और उसकी जिद और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। लेखक क्या कहते हैं कि उसकी आवाज में एक आकर्षण मुझे लगा कि नहीं ये ऑटो वाला ठीक है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए, और मैंने वह ऑटो वालों को स्वीकृति दे दी, यानी कि हम उसकी ऑटो में बैठने के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार जो सबसे ज्यादा लेखक को डर रहता था ऑटो के लिए, यह ऑटो वाले की बात यहाँ पे जो स्वीकृति दे देते हैं लेखक उसके आवाज में आकर्षण देखकर, तो देखते हैं कि सही में ये ऑटो वाला इस लायक है, यानी कि सबसे अलग है, या फिर बाकी ही सारी ऑटो वालों की तरह है। अब ऑटो में बैठते ही वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया, यानी कि लेखक जिस काम से आए थे डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर, यह ऑटो वाला है वह डॉक्टर के यहाँ तक जो एड्रेस लेखक ने बताया वहां तक पहुंचा देते हैं। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की जो बेल है वो बजाई, यानी कि ऑटो वाले ने जितने पैसे हमसे मांगे वांछित रकम वो हमने उसे दे दी, और फिर हम निकल लिए डॉक्टर के यहाँ। हमने कॉल बेल बजाई, यानी कि जिसे हम डोरबेल कहते हैं। तो ज्ञात हुआ, यानी कि पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है, यानी कि जिस डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक आए हुए थे वह डॉक्टर वहां पे थे ही नहीं, उनका जो स्थान है वो बदल दिया था। और ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार करता रहा था। स्वाभाविक है, जब
जो कोई भी ऑटो पे बैठे हुए होते हैं यात्रीगण, वो नीचे उतरेंगे तो ऑटो वाला तो पैसा लेकर चला जाएगा, फिर उसे क्या काम है। लेकिन ये ऑटो वाला वहीं खड़ा रहा, हमारा इंतजार करता हुआ, और हमें नई जगह पर पहुंचा दिया, यानी कि जो नया स्थान था वहां हमने पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? भैया तुमने जो भाड़ा पहली बार लिया वो तो यहाँ तक पहुंचाने का लिया था, अब नए स्थान पे पहुंचाया तो कितने पैसे दे दूं? तो ऑटो वाला बाबूजी कहता है लेखक को, तो कहता है कि बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना, यानी कि जो डॉक्टर के घर से यहाँ तक हम आए हैं वो तो अतिरिक्त हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ठीक लगे इच्छा हो तो दे दीजिए। यानी कि दूसरे ऑटो वाले की तरह मुंह फाड़ के नहीं बैठा है, हाँ भाई लाओ इतना, नहीं, वो शांति से कह देता है। उससे पूछा आगे से ऑटो रिक्शा वाले ने, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब स्वाभाविक है कि यहाँ पे आए हैं तो और भी कहीं जाना ही होगा अनजान शहर में। तो कहते हैं कि मैंने बता दिया होटल का नाम कि भाई अब तो यहाँ जाना है भाई, तुम यहाँ हमें देर लग सकती है हॉस्पिटल, तो आप निकल लो। मैंने होटल का नाम तो बता दिया और फिर कहा कि भाई तुम जाओ, हमें तो यहाँ पे देर लग सकती है, हमारी वजह से आप क्यों यहाँ पे हमारी राह देखकर खड़े रहे। तो वह कुछ बोला नहीं है ऑटो वाला। हम डॉक्टर के पास चले गए, यानी कि हॉस्पिटल चले गए, और घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। 1 घंटा लग गया। अब मित्रों हम सभी भी कहीं ना कहीं जाते हैं बाहर तो देखते हैं कि अगर कोई ऑटो वाला हमारी राह देखकर बैठा हो तो वो राह देखने के भी ज्यादा पैसे लेता है कि भाई 1 घंटा मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो पैसे तो ज्यादा लूंगा, अगर नहीं बैठूंगा तो दूसरे ग्राहक को बिठाऊंगा तो वहां से मुझे पैसे मिलेंगे, अगर राह दिखवानी है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यह जो ऑटो वाला है वह ऐसी कोई डिमांड नहीं करता, जबकि लेखक ने उन्हें कहा भी नहीं है कि आप हमारा वेट करते हुए यहाँ रुकिए, लेकिन नहीं, फिर भी वो खड़ा रहता है। और अब लेखक को एहसास होने लगा है कि यह ऑटो वाला कुछ और है, यह हमारे भीतर घर करता गया, मान लो कि एक अपनापन सा हो गया, और हमें होटल छोड़ाया और उसने पूछा फिर कब आऊं, यानी कि उसे पता ही है ऑटो वाले को कि भाई यह लेखक जो है अनजान शहर में फिर कहीं ना कहीं जाना ही होगा। बोलते फिर कब आऊं, तो लेखक कहते हैं यानी कि मतलब फिर कब आऊं, इसका मतलब क्या? तो कहता है यानी कि आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा मैं ले चलूंगा, वैसे कहाँ कब तक है आप यहाँ, यानी कि ऑटो वाला सारी बातें पूछ लेता है कि भाई अगर आप यहाँ आए हैं तो घूमेंगे फिरेंगे, और आप कब तक यहाँ पे हैं? तो कहते हैं लेखक कल शताब्दी से लौटेंगे। तो सामने से फिर वापस ऑटो वाला पूछता है तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊं, आप जब लौट आएंगे तो मैं आपको घुमाने के लिए कब लेने आ जाऊं? तो कहता है भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। लेखक कहते हैं भाई आज तो कोई घूमने का इरादा नहीं है, थक चुके हैं, कल घूमने जाएंगे। तो आगे से ऑटो वाला मान लो कि एक आत्मीयता जुड़ गई है, कहता है ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। तो कहा अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। लेखक कहते हैं हाँ भाई कब से हमारे लिए इतने परेशान हो रहे हो, ज्यादा भाड़ा भी नहीं लिया है, किराया नहीं लिया ज्यादा, नाम क्या है आपका? तो सामने उत्तर देता है रिक्शा वाला मोहन। तो लेखक कहते हैं मोहन अच्छा नाम है। तो इस प्रकार मित्रों होटल तक पहुंचा देता है, जिस अनजान यात्री को अनजान स्टेशन से लेकर डॉक्टर के गलत पते से, वहां से सही पते से, और वहां से होटल तक यह ऑटो वाला इन लोगों को सही सलामत और बहुत ही नॉर्मल किराए भाड़े में पहुंचा देता है। तो इस प्रकार यह ऑटो वाले की आत्मीयता लेखक को भी छू जाती है, क्योंकि लेखक के लिए सबसे बड़ा प्रश्न जो था वह था ऑटो वाले जो अंट शंट किराया मांगते थे, और यह जो लेखक का अनुभव था, जो डर था, वह शायद इस मोहन को लेकर दूर हो गया था। और इस प्रकार लेखक को भी ऑटो वाले के साथ जो असहजता रहती थी वो शायद मोहन से मिलकर दूर हो गई। और दूसरे दिन जो पूरे घूमने का कार्य था वो शुरू हो गया। मोहन जो है वो ऑटो लेके आ गया, सब घुमा फिरा दिया, बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थल वह दिखाता गया। और लेखक कहते हैं कि मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा, यानी कि लेखक को बाबूजी कहता था यह ऑटो रिक्शा वाला, और जो
लेखक की पत्नी थी उन्हें अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया, यानी कि एक आत्मीयता हो गई ना। तो कहते कि जैसे ही हम होटल लौटे तो हमने कहा चल भाई तू भी हमारे साथ कमरे में चाय वाय पी ले। वह बहुत संकोच के साथ आया, यानी कि उसे भी शर्म आ रही थी, लेकिन इन लोगों ने कहा तो मोहन आया और चाय पान के साथ पारिवारिक वार्ता जो है वह दोनों के बीच शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? प्रश्न पूछा कि यही ग्वालियर से हो आप? तो कहते हैं रिक्शा वाले मोहन, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यानी कि मूल में आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। और जैसे ही यह वाक्य मोहन बोला, यहाँ आना पड़ गया, तो लेखक कहते हैं हमें लगा कि यह कहते हुए यानी कि कुछ उसके आंख में भर आया हो, कुछ उसको दुख हो रहा हो, ऐसा लगने लगा। इसलिए हम भी चुप रहे, आगे कुछ नहीं पूछा। लेकिन मोहन ही स्वयं बोलने लग गया कि आगरा में मेरा अपना घर है, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए, लेकिन जो बड़े भाई थे उन्होंने मेरी परवरिश की। भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि, और यहाँ पे वाक्य जो है वह मोहन एकदम अधूरा छोड़ देता है कि पूरा अपना परिवार की घटना बताता है। माँ बाप है नहीं, आगरा में अपना घर है, बड़े भाई हैं, वह वकील है, खुद बीए हैं, फिर भी नौकरी की खोज करते थे कि, तो की मतलब कि कोई उसके साथ घटना घटी। लेकिन ऐसी कौन सी घटना घटी यह आगे से इन लोगों ने नहीं पूछा, पर एक चुप्पी सी छा गई लेखक और मोहन दोनों के बीच। और लेखक कहते हैं कि हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित यानी कि जिसकी इच्छा हम नहीं रखते हैं, वैसी कोई घटना, और उसे छेड़ा नहीं। हमने भी मोहन से पूछा नहीं भाई ऐसी कौन सी घटना बन गई कि शायद उसे याद आ जाए, वापस वो दुखी हो जाए। लेकिन किंतु उसने फिर कहना शुरू कर दिया। हम कुछ पूछे उससे पहले मोहन ने ही कहना शुरू कर दिया। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, बीए पास था तो नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था कि एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक पारिवारिक लड़की मिल गई, परिचित, पारिवारिक तो नहीं लेकिन परिचित, यानी कि जिसे मोहन जानता था, ऐसी एक परिचित लड़की उसे मिल गई। और उसकी हालत जो थी वो बदहवस सी थी, घिघियाती हुई थी, और वह बोली, मोहन मुझे बचा लो। तो इस प्रकार मोहन के जीवन में एक ऐसी कोई अवांछित घटना बनती है कि बीए पास लड़का आज ऑटो रिक्शा चला रहा है, वो भी दूसरे शहर में। तो देखते हैं यह लड़की और मोहन, इन दोनों के साथ मोहन के कौन से दुख की बात छिपी हुई है। अब वह जो लड़की है वो मोहन को कहती है मुझे बचा लो, और मोहन कहते हैं क्यों, क्या हुआ? और लड़की जो है वह अपने साथ जो घटना घटी है उसकी बात कर रही है कि मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार यह जो लड़की है परिचित, वह बहुत परेशानी में है, उसके माँ बाप उसे किसी अधेड़ के साथ बेच रहे हैं। यह लड़की कुएं में अपनी जान देकर मरने के लिए तैयार है, मगर उस खुसट बूढ़े अधेड़ के साथ शादी करने के लिए या बिकने के लिए तैयार नहीं है। और यह समस्या सुनते ही मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। मोहन अपनी जो आप बीती कह रहा है उसमें कह रहा है कि भाई मैं बहुत असमंजस में पड़ गया कि क्या करूं और कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन, और वहां से उसे मैं ले गया पुलिस स्टेशन। थानेदार को सारी हकीकत बयां कर दी और वे कुछ देर सोचते रहे थानेदार कि क्या किया जा सकता है। और थानेदार साहब बोले, इसकी एक एफआईआर लिखाकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है, आखिर इसके लिए क्या किया जाए। यानी कि जो थानेदार है वो भी इंसानियत वाले अच्छे हैं, वरना तो भी पुलिस तो क्या एफआईआर लिख देगी, बोलेगी हाँ भाई पकड़ लिया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे जो थानेदार है वो कहते हैं भाई एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को तो मैं जेल में डाल दूंगा, लेकिन फिर इस लड़की का क्या होगा। और इस प्रकार थानेदार भी आत्मीयता बताता है कि मुझे इस लड़की की चिंता है, तो इसके लिए क्या किया जाए।
फिर एक छोटी सी चुप्पी छा गई तीनों के बीच। थानेदार, लेखक जिससे बात कर रहे हैं वो ऑटो वाला मोहन और वह लड़की, तीनों के बीच चुप्पी आ जाती है। और फिर एकाएक थाने साहब बोलते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है? यानी कि मोहन से पूछते हैं। तो मैंने नो में सिर हिलाया कि भाई नहीं हुई है। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? थानेदार जो है वह एक सुझाव देते हैं, तो भाई तुम इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मैं आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गए। भाई हमें एकाएक कोई पूछ ले इससे शादी कर लो तो चकरा ही जाना है। तो मोहन भी चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई ही क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। यानी कि मोहन कहता है कि भाई एक लड़की संकट में है, अगर मैं उससे शादी करता हूँ और उसकी जान बच सकती है तो इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन पहले उस लड़की से तो पूछ लीजिए। और थानेदार ने उस लड़की से पूछा तो लड़की भी जो है वह स्वीकृति सूचक सर हिलाती है, यानी कि वो भी हाँ कह देती है। लेकिन यानी कि मोहन और लड़की दोनों को एक दूसरे से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो फिर ऐसी क्या घटना बनी कि मोहन एक बीए पास अपने आगरा नामक शहर को छोड़कर यह ग्वालियर में रह रहा है। तो देखते हैं लेकिन के आगे ये कौन सी घटना छिपी हुई है। जैसे ही मोहन लेकिन कहता है वैसे ही लेखक पूछ बैठते हैं, लेकिन क्या मोहन? यानी कि लेखक को भी अब जाने कि भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? तुम्हें शादी में दिक्कत नहीं थी, उस लड़की को दिक्कत नहीं थी, थानेदार मंजूरी दे रहे थे। और तभी मोहन कहता है, बाबूजी लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी। यानी कि जो बड़े भाई जिन्होंने मोहन की परवरिश की थी, उनकी पत्नी यानी कि मोहन की भाभी, वह उनकी बहन के साथ मोहन की शादी करवाना चाहती थी। बात तय हो चुकी थी, यानी कि सिर्फ घर में ही बात नहीं हुई थी, वहां भी बात तय हो चुकी थी, यानी कि मोहन की शादी तय हो चुकी थी। फिर आगे लेकर पूछते हैं फिर? तो मोहन कहता है, बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है। इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है, अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो या तो इसके माँ बाप इसे बेच देंगे और या तो यह लड़की कुएं में देकर अपनी जान दे देगी। तो संकट इस लड़की पे है, और लड़की भी सुंदर है, दूसरा परिचित भी है, मैं उसे जानता भी हूँ, और तीसरी सबसे अहम बात, यह लड़की संकट में है। चाहे वो सुंदर ना होती, परिचित ना होती, लेकिन जो अहम बात है कि वह लड़की संकट में थी और इससे विवाह करना प्रीतिकर भी है और मानवीय भी। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो ये एक मानवता होगी मेरी, और प्रीतिकर अच्छा भी है, मुझे वो लड़की सुंदर भी लगती थी, परिचित भी थी, और वो संकट में थी तो मैं उसकी मदद भी कर सकता। लेकिन वापस एक लेकिन आ गया। एक बात तो चलो समझ में आई कि भाई भाभी जो है उनकी बहन के साथ शादी तय हो चुकी थी मोहन की, लेकिन तब मोहन सोचता है भाई वह कहाँ मुसीबत में है, उससे तो कोई भी अच्छा लड़का शादी कर लेगा, मुसीबत तो इस लड़की पे है। लेकिन फिर लेकिन बोला मोहन, और हाँ अब मोहन कहता है कि जो समस्या है यह एक थी कि विवाह एकदम से तो नहीं होता कि भाई थानेदार ने कहा विवाह कर लो और वहीं कर ले, एकदम से तो विवाह नहीं कर सकते थे। यदि लड़की घर गई तो फिर बेच दी जाएगी, वापस संकट कि भाई अगर अचानक तो शादी कर नहीं सकते ना कि भाई चलो हाँ हो गया तो कर लीजिए, थोड़ा समय चाहिए, और अगर यह समय में लेता हूँ तो वह लड़की को उसके घर वाले वापस बेच देंगे, और अगर उसको घर नहीं जाने देता हूँ, मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो भैया भाभी नाराज हो जाएंगे, और भगा कर अगर ले जाता हूँ तो लड़की भगाने का केस कर देंगे। यानी कि मोहन पूरी तरह से समस्या में घिर गया है। किसी और की समस्या से समाधान करवाने के लिए, खुद को समस्या में डालने के लिए वह कैसे कर सकता है कि भाई कोई रास्ता नहीं था, ना शादी कर सकता था अचानक से, ना उसे घर वापस भेज सकता था, ना तो अपने घर ले जा सकता था, ना तो भगा कर ले जा सकता था, कोई भी मेरे पास मतलब कि रास्ता नहीं था, एकदम संकट में आ गया था। और तभी मैंने यह मेरी समस्या थानेदार के सामने रखी तो वह बोले कि कुछ दिनों के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर
लेता हूँ। यानी कि लड़की जो है वह एफआईआर कर देगी तो हम शांति निकेतन यानी कि नारियों को रखने वाली संस्था को बता सकते हैं कि इसके माँ बाप इसे बेच रहे हैं, तो आप इसे थोड़े दिन रखिए। तो इस प्रकार यहाँ पे जो मोहन के लिए मुख्य समस्या बन गई थी उसका समाधान थानेदार कर देते हैं कि भाई इसको मैं स्त्री निकेतन में रखवा दूंगा। और इस प्रकार से लड़की जो है उसे नारी निकेतन भेज दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि मोहन को भी थोड़ा समय मिल जाए। फिर कहता है मोहन, 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। यानी कि जो थानेदार और स्त्री निकेतन वाले थे इन सब ने 15 दिन के बाद मेरी और उस लड़की की शादी करवा दी। यानी कि अब दोनों की शादी हो गई। तो यहाँ पे यह सारी बातें सुनकर लेखक कहते हैं, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कि कथा सुन रहा हूँ। कथा यानी कि स्टोरी, कि भाई कोई पुलिस वाला क्यों किसी की शादी करवाने के लिए जोर करे, भाई तू इससे शादी कर ले, तू इससे शादी कर ले। उसका काम एफआईआर लिखना है, सजा दिलवानी है, बात खत्म। और तभी मोहन कहता है कि भाई आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। यह थानेदार केवल थानेदार नहीं है, कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविता ये पढ़ता है और इनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। यानी कि यह थानेदार एक कवि तो है, साथ में उसकी कविताएं भी, उनमें भी संवेदना होती है, मानवता होती है। तो यहाँ पे थानेदार के साथ साथ जो मानवता होता है उसकी भी बात करता है। और कहते हैं लेखक कि हाँ तब ठीक है, अगर वो कवि है और वो भी मानवीय संवेदना वाली कविताएं पढ़ते हैं तो जरूर से ऐसा कर सकते हैं। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। भाई भले ही थानेदार हो लेकिन तुम्हारे लिए तो एक मसीहा ही है। हाँ तब मोहन भी यही कहता है। और फिर लेखक कहते भी उसके बाद क्या हुआ, तो मोहन कहता है तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, यानी कि मुझसे नाराज हो गए, क्योंकि पहली बात मैंने उनकी साली से शादी नहीं की और दूसरी बात जिस लड़की से शादी की वो किसी और जाति की थी, और इसलिए हमसे जो है खफा हो गए, साथ में हमें घर से भी बाहर निकाल दिया। यानी कि मोहन ने काम अच्छा किया फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया, क्योंकि पहली बात कि उसने अपने बड़े भाई की साली से शादी नहीं की और जिससे की वो दूसरी जाति की थी। और फिर आगे से ही लेखक बोलते ठीक तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, इसलिए तुम लोग ग्वालियर आ गए आगरा छोड़ के। मोहन कहता है हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। निबाह यानी कि हम वहां पे खर्चा नहीं उठा सकते थे, क्योंकि जो हमारे लोग थे शहर के अंदर वो हमसे पराये हो गए थे। कोई अपनापन तो रहा नहीं था, हमें निकाल दिया। लेकिन यह परायापन उसे अपनेपन से अच्छा न है कि भले ही आगरा छोड़कर हम ग्वालियर आ गए, ग्वालियर हमारे लिए पराया है, लेकिन वहां पे जो अपने हमारे साथ जो बर्ताव कर रहे थे उससे तो ये परायापन ही अच्छा है कि वहां तो अपने होकर भी पराये कर दिए थे, यहाँ तो पराया है न, पराया हमें बने रहना है। ग्वालियर हमारे लिए पराया है तो इसमें कोई अलग बात नहीं है, हम जी लेंगे परायापन के साथ। लेकिन आगरा में खुद के लोग हैं फिर भी पराया जैसा बर्ताव करते हैं, तो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन में उद्विग्न उठने लगता है। उद्विग्न दुखदायी, भाई दिन रात उन लोगों की अप्रीतिकर चेहरे देखना, व्यवहार देखना, उससे तो अच्छा है किसी पराये शहर में ही चले जाएं। तो लेखक कहते हैं हाँ सही कह रहे हो। फिर आगे कहते हैं, लेखक पूछते हैं तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और इसी के सहारे चल रहा हूँ। मोहन कहता है भाई नौकरी तो यहाँ पे मेरे लिए तैयार बैठी न थी, तो मैंने ऑटो का दामन पकड़ लिया, यानी कि ऑटो का सहारा ले लिया और आज उसी पे घर चल रहा है। और यह सारी कथा सुनकर लेखक कहते हैं, मोहन वास्तव में तुम बड़े हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित, नारी स्त्री सशक्तिकरण और नारी शक्तियों के बारे में बस बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, किंतु तुम तो अपने व्यवहार में उतारते हो। वो लोग शायद व्यवहार में उतारते हो या ना उतारते हो, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन अगर उनके सामने यह परिस्थिति शायद आ जाए तो वो लोग व्यवहार नहीं करेंगे जो तुमने किया। तुमने जो कहा वो बड़े ही सहज भाव से कि एक लड़की की दुर्दशा को देखकर तुमने उसे जीवन के साथ
सम्मान पूर्वक अपना लिया। तो यह शायद बड़े बड़े कवि और लेखक जो बातें करते हैं नारी हित में, वो भी शायद ऐसा ना करते होंगे, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन तुमने तो अपने जीवन में उतारा है। और तभी मोहन भी कहता है, हाँ बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी संतोष मिला कि मैंने भी एक लड़की का उद्धार किया, किंतु वह भी मुझे प्रायः संकटों से उबारती रहती है। मैंने तो उसे संकट से बचाया, लेकिन वो भी मुझे मेरे संकटों से बचाती रहती है, यानी कि लड़की भी इसका साथ देती है। और मोहन की यह सारी कहानी मान लो कि लेखक पर छा गई, और उनके मन में लेखक एक बड़ा आदमी कि भाई बड़े ही अच्छी बात है कि किसी भी लड़की के साथ उसे संकट में देखकर उसे शादी कर लेना बहुत बड़ी बात है। और फिर लेखक के जाने का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया और उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा कि भाई यहाँ वहाँ तुमने घुमाया वगैरह वगैरह। तो 500 रुपये का नोट थमाया और तभी मोहन बोला, रहने दीजिए बाबूजी। यानी कि मोहन रिक्शा भाड़ा किराया लेने से मना कर रहा है। तो भाई मोहन का तो काम ही रिक्शा चलाना है, अगर वो किराया नहीं लेगा तो भाई उसे किराया क्यों नहीं लेना है। मोहन आखिर लेखक से पैसे क्यों नहीं लेना चाहता है? क्या लेखक सही में मोहन को एक ऑटो रिक्शा वाला ना समझकर कुछ और समझ रहे हैं? और मोहन जो है वह मना कर देता है। तभी लेखक कहते हैं, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, यानी कि तुमने जो काम किया है उसके पैसे है, कोई दान थोड़ी ना दे रहा हूँ। तो लेखक लेकिन ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो मोहन कहता है, बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, क्योंकि बताया ना उसने कि बचपन में ही माँ बाप जो है वो गुजर गए थे। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। यानी कि मोहन इसलिए भाड़ा नहीं ले रहा है क्योंकि उन्हें लेखक और उनकी पत्नी में अपने माँ बाप नजर आते हैं। इसलिए तो देखिए ना, लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था मोहन कि भाई कल से मुझे लग रहा है कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है, पैसा तो और लोगों से कमा लेता हूँ। यानी कि मोहन को यहाँ अपनापन लग जाता है लेखक और उनकी पत्नी के साथ कि भाई आपसे कैसे पैसे का तो कोई मोल नहीं है। जो आप दोनों में मुझे अपने माँ बाप नजर आए, उससे अमूल्य कोई चीज और हो ही नहीं सकती है। तो मैं यह पैसे नहीं ले सकता, मैं किसी और से कमा लूंगा। और जैसे ही यह बात मोहन कहता है तो लेखक कहते हैं, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ लेखक ने भी मोहन को अपना बेटा मान लिया है। लेखक कहता है कि भाई माँ बाप जैसे लग रहे हैं, तो यहाँ ये भी स्वीकृति दे देते हैं कि भाई बेटे से कोई पैसा लेता है उसका शोषण करता है क्या बेटे का। तो मोहन कहता है, लेकिन ये बहुत है 500 रुपये, इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। और यह कहकर 500 का नोट लेकर 300 रुपया वापस कर देता है, यानी कि सिर्फ 200 रुपया रखता है। और तब वह बोलता है कि मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही। यानी कि मोहन है वो कहता है, भी मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास, जब कभी आए मुझे बताइएगा और मुझे पराया मत कीजिएगा। और तभी जो है वो लेखक एक शर्त रखते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो बड़ा बोला मोहन, ठीक है बताइए क्या बाबूजी। ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, या 500 रुपये तो तुम ले ही लो, तब भी हम वापस ग्वालियर आएंगे तो तुम्हें फोन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसी शर्त रख देते हैं। और मान लो कि मोहन नहीं चाहता था कि ये लोग वापस आए और इससे कांटेक्ट ना करे, क्योंकि अपना माँ बाप उनमें दिखने लगे थे। तो वह भी 300 रुपया जेब में रख लिए, जैसे कि वह कह रहा हो कि यह कैसे शर्त रख दी बाबूजी, मुझे पैसे नहीं लेने थे, लेकिन आपने शर्त कैसी रख दी कि अब लेने पड़ रहे हैं। तो यह बात मोहन बोलता नहीं है, उसके चेहरे पे दिखाई देता है, जो लेखक समझ जाते हैं। और कुछ क्षण बाद वापस बोलता है मोहन, बाबूजी आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है, कभी कभी फोन करता रहूं क्या। सवाल पूछ बैठता है कि भाई आपने मुझे फोन किया था तो मेरे पास भी आपका नंबर है, तो मैं आपको कभी कभार फोन कर सकता हूँ। तो लेखक कहते हैं, हाँ हाँ भाई बड़े शौक से कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा आप फोन करेंगे तो। और तभी पूछता है मोहन, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। देखिए मित्रों, यह वाक्य कितना हमें मानवीय लगता है। मोहन को नाम नहीं पता है, फिर भी माँ बाप समझ बैठा है और कहता है आपका नाम। और तभी लेखक कहते हैं, मैं है सत्यकेतु और मेरी पत्नी कामना।
और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब आंखों में न जाने कितना अपनापन हम लिए निहार रहे थे। यानी कि अब तक को लेखक यात्रा पसंद नहीं थी कि भाई अंट ऑटो रिक्शा वालों की वजह से, और शायद ऐसी पहली बार हुआ होगा कि जब वह यात्रा करके लौट रहे थे तो एक नया रिश्ता, एक नया अपनापन लेके वापस लौट रहे थे। और इसीलिए हमारे इस गद्य का नाम है एक यात्रा यह भी, जहाँ पे देखा जाए तो कोई यात्रा नहीं है लेकिन एक ऐसा इंसान मिल जाता है एक अनजान शहर में कि जो यात्रा समान बन जाता है। और इस प्रकार यहाँ पे लेखक ने हमारी इस गद्य का नाम दिया है एक यात्रा यह भी, कि कोई अनजान लोग से इतनी आत्मीयता हो जाती है कि वह हमको माँ बाप और हम उसको बेटा मानने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रस्तुत गद्य है यहाँ पे खास एक तो नारी सशक्ति के बारे में कि कैसे नारी संकट में है और मोहन जैसा सामान्य लड़का उससे शादी कर लेता है एक थानेदार के कहने पर, और दूसरा कि ऐसे ऑटो रिक्शा वाले से हम जैसे यात्रीगण हैं उनको भी शायद आत्मीयता कहीं ना कहीं हो जाती है। तो यह घटना जो है यहाँ पे इस प्रकार लेखक ने वर्णित की है और नारी सुरक्षा के बारे में हमें बताया है।